नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे पाइथन ट्रेंड्स पे। और आज मैं बात करूंगा कक्षा 11 के लिए डेटा हैंडलिंग के ऊपर कि डेटा को हम किस प्रकार से पाइथन में हैंडल करते हैं। तो आइए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग, जो क्लास 11th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही हमारा बेस है, पूरे पाइथन का बेस है जिस पर आज हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे डेटा टाइप जो है वो पाइथन में कितने तरीके के हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पाइथन कई सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। उनमें से जो मेजर डेटा टाइप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे सिलेबस के लिए वह है नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये तो आपके कंप्लीट चैप्टर्स हैं आपके इस सिलेबस में, क्लास 11th में। नंबर्स जो है वो आपका बेसिक एकदम डेटा टाइप है जो तीन तरीके का हम लोग यूज करेंगे: इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप। इंटीजर टाइप आपका होल नंबर होता है, फ्लोट टाइप आपका जो रहता है वो फ्रैक्शन में रहता है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका a+b(j) के फॉर्म में रहता है जो पाइथन में रहता है। दिस इज नॉट आई, आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, दिस इज नॉट आई। मैं इसको चेंज, ये देखिए यहाँ पर ये चेंज कर दिया, ये पाइथन में जे के फॉर्म में जाएगा, मतलब a+b(j) के फॉर्म में जाएगा, यानी 3+5j आपको लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग टाइप जो रहता है वो डबल कोट्स, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट में घेरा हुआ एक अक्षरों का समूह, अल्फाबेट्स का जो कलेक्शन है वो आपका रहता है। सिंगल अल्फाबेट के साथ भी आपका स्ट्रिंग ही माना जाएगा। लिस्ट आपका एक कलेक्शन होता है जो मीन्स हेट्रोजेनस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से ये इनक्लोज किया जाता है। टपल जो रहता है, कुछ लोग इसको ट्यूपल पढ़ते हैं, टपल ही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो वो आपका कर्व ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होते हैं उनके बीच में जाएगा, और जो डिक्शनरी है वो आपकी करली ब्रैकेट से शुरू होती है। तो इनके फीचर तो हम लोग जानेंगे इनके जब हम चैप्टर्स में आएंगे तब, ठीक है। तो इतने टाइप का डेटा टाइप हमारा पाइथन सपोर्ट करता है, इससे ज्यादा भी डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड हियर फॉर आवर 11th क्लास, सो आई विल ओनली कवर अप दीज डेटा टाइप्स, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स के बाद बात आती है हमारे जो एक कि और कितने तरीके के डेटा टाइप को किस किस कैटेगरी में रखें। तो ये हमारा डायग्राम जो है इसको बहुत अच्छे से एलोबरेट कर देगा। जो हमारा कोड डेटा टाइप है, आप इसको देख रहे होंगे, कोड डेटा टाइप, ये आपका न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में भी एक और टाइप निकल आता है बूलियन, जो आपका ट्रू और फॉल्स के ऊपर होता है। एक डेटा टाइप इसमें स्पेशल होता है जो बहुत यूज होगा, नन। नन का मतलब नथिंग। अगर हमको कोई एक वेरिएबल लेना है, उसको कोई चीज असाइन करवानी है जो किसी भी टाइप की वैल्यू ना हो, तो हम उसको नल असाइन करवा देते हैं। सो नन हियर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप विच हैव नथिंग। फिर सीक्वेंसेस में आपके आते हैं स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट, और इसके अलावा एक और टाइप होता है जो मैपिंग के अंतर्गत आता है। मैपिंग में हमारा आता है डिक्शनरी। तो हम ये वाले डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं अपने इस पूरे सिलेबस में। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड वैल्यूज की। तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एक तरीके से कह लीजिए रेफरेंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आप किसी भी वैल्यू में a=10 जैसे किया है, तो क्या होता है कि a के अंदर 10 नहीं जाता। अभी तक की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता था कि a के अंदर 10 नहीं जाएगा। दिस a विल रिफर टू 10। दिस 10 इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 0 से लेकर 256 तक के जो इंटीजर्स हैं, दे आर प्री डिफाइंड इन पाइथन एंड दे हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आईडी। तो इस 10 को ये ए रिफर करने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से चलता है। दिस ए इज अ रेफरेंशियल वेरिएबल जो रिफर करता है। इसके पास इसका एड्रेस होता है, ये इसके तरफ ऐसे करके खड़ा रहता है। फिर क्या होगा कि आप जब b=10 करते हैं तो ऐसा नहीं कि 10 एक और ऑब्जेक्ट बनेगा फिर b इसको रिफर करेगा ना, सेम ऑब्जेक्ट, सेम 10 ऑब्जेक्ट, ये आप सेम 10 ऑब्जेक्ट है जिसको a पहले से रेफर कर रहा है, अब b भी इसको रेफर करने लग जाएगा। इस तरीके की वर्किंग होती है। जो मेमोरी मैनेजमेंट है हमारे पाइथन का वो ये है कि यहाँ पर जो हमने b=10 किया और a=10 किया, तो a की ही हमारा 10 रहेगा, उसको b भी रेफर करेगा और a भी रेफर करेगा। इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे अभी प्रैक्टिकल करके। अगर मैं b=20 कर देता हूं, नाउ b विल रिफर टू 20, यानी 20 भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं है, उसको अब रिफर करने लग जाएगा। अब अगर मैं यहीं पर नीचे कर दूं a=20, तो अब ये a 10 को छोड़ के इसको रिफर करने लग जाता है। यहां 10 और 20 नहीं हट रहे हैं, 10 और 20 अपनी जगह हैं,
बस ये वेरिएबल को जब हम असाइन करते हैं वैल्यू तो वो उनको रिफर करने लग जाते हैं। ये पूरा इसका अलग अपना अलग मैनेजमेंट है। इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लिखा और लिखा मैंने a इक्वल टू 10, ये आप सॉरी यहाँ पर मैं पाइथन को ओपन कर लूँ पहले अपने पास, ये वहाँ का इंटरफेस यहाँ दिख रहा है। मैंने लिखा a इक्वल टू 10, फाइन। अगर मैं id ऑफ a देखूँ 10 देखूँ तो हमारी id ऑफ 10 ये है, और अगर मैं id ऑफ a देखूँ तो हमारी id ऑफ a और 10 की दोनों की id सेम है। इट मीन्स बोथ आर सेम, मीन्स a इज रेफरिंग टू 10, a की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये जिसको रिफर करता है उसी की आइडेंटिटी को होल्ड कर लेता है। अब अगर मैं यहाँ पर b इक्वल टू 10 कर दूँ और नाउ आई एम टेकिंग द id ऑफ b ऑल्सो, तो इसकी भी id देखिए सेम रहेगी। इसका मतलब जो हमारा ये वाला मेथड था कि हमने a और b में दोनों में 10 कराया, तो दोनों एक ही आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि a इज b लिखूं, b इज हमारा एक ऑपरेटर है जो इन दोनों की आइडेंटिटी को मैच करता है। अगर दोनों सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो a इज b यानी a और b सेम है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। समझ गए? तो अभी हम लोग रिलेशनल आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ये मतलब रिलेशनल नहीं, मीन्स आइडेंटिटी मीन्स ऑपरेटर, ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज। तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि a और b एक ही चीज़ है, एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि b इक्वल टू 20 कर दूं मैं, b इक्वल टू 20, id ऑफ b, सॉरी पहले id ऑफ 20 देख लेता हूं, एंड देन आई एम यूजिंग id ऑफ b। अब देखिए id ऑफ b बदल गई, पहले id ऑफ b क्या थी आपकी, देखिए ये थी जो कि 10 की id थी, अब ये id क्या हो गई, ये हो गई जो कि b की id। जो id है एक तरीके से कह लीजिए इनके एक परमानेंट मीन्स मेमोरी एड्रेसेस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एड्रेस नहीं कहेंगे क्योंकि मेमोरी एड्रेस तो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होते हैं। ये एक पर्टिकुलर नंबर्स हैं पाइथन के अंदर, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, हम ये मान सकते हैं। तो ये तो आपको रेफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है पाइथन के अंदर वो काम करता है। क्लियर है? तो वेरिएबल और वैल्यूज हमारी किस तरीके से असाइन होती है, किस तरीके से की आईडी चेंज होती है, ये हमने इस प्रैक्टिकल में देखा और इस स्लाइड में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं म्यूटेबल टाइप और इम्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप का मतलब होता है म्यूटेशन जिनमें हो जाए, जिनमें बदलाव हो जाए, जिनमें चेंजेस हो जाए, दे आर म्यूटेबल टाइप्स। और ऐसे डेटा टाइप्स जिनमें बदलाव ना हो, म्यूटेशन ना हो, दे आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल में यहाँ पर हमारे सिर्फ लिस्ट, डिक्शनरी और सेट आते हैं। सेट इज आल्सो काइंड ऑफ डेटा टाइप जो हम सिलेबस में नहीं पढ़ने वाले, लेकिन होता है। लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स, these are mutable data type, changeable data type, while non-changeable data types or you can say immutable data types are integer, floats and booleans, strings, tuples। अब आप कहेंगे इंटीजर क्यों नहीं चेंज हो रहा, a में 10 दिया था और a में फिर हम 20 डाल देते हैं। एक्चुअली 10 and 20 are not getting changed, variable references is getting changed, उनके रेफरेंस बदल रहे हैं। यहां पर हम 10 को नहीं बदल रहे हैं, 10 पहले से था और रहेगा, 20 पहले से था और रहेगा, बस a जो पहले इसको रेफर कर रहा था अब इसको रेफर कर रहा है। इट मींस वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मींस इंटीजर। तो ये हुआ हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप। लेकिन लिस्ट में क्या होता है कि हम उसमें उस प्लेस पर, उस जगह पर वैल्यू बदल सकते हैं। अगर किसी लिस्ट में 1 2 3 है तो मैं 2 की जगह 4 डाल रहा हूँ, 2 को हटा रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, तो वो हमारा म्यूटेबल कहलाता है। सो दिस इज आवर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स। तो इतने टाइप के हमारे म्यूटेबल होते हैं और ये हमारे कैसे हैं, नॉन म्यूटेबल या इम्यूटेबल कह लीजिए, नॉन चेंजेबल हमारे डेटा टाइप्स हो गए। और आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर दोज सिंबल्स व्हिच टेल्स अस द ऑपरेशन टू बी डन। दीज आर द सिंबल्स व्हिच स्पेसिफाई व्हाट ऑपरेशन इज टू बी डन। ये वो सिंबल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किया जाना है। मान लीजिए आपने ए लिखा और बी लिखा, इन दोनों के बीच में आपने लगा दिया प्लस, ठीक है। सो जो प्लस आपने लगाया, दैट इज अ सिंबल व्हिच स्पेसिफाइज दैट दीज टू वेरिएबल्स हैज टू बी एडेड। तो जो दो ऑपरेंड्स के बीच में हम जो सिंबल प्रयोग करते हैं और जो हमारा ये बताता है कि ये वाला ऑपरेशन करना है, जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये जो बीच में सिंबल आप ये लगाते हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को देखें, पाइथन में इतने तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, आइडेंटिटी, लॉजिकल, बिटवाइज एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये सभी आप लोग नाम से परिचित हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस ये आपके हो गए,
रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू हो गए। आइडेंटिटी ऑपरेटर, अभी मैंने आपको इस वाला बताया था ना कि आइडेंटिटी मैच करता है, ये आइडेंटिटी सेम होगी तो ट्रू और फॉल्स होगी तो सॉरी मैच नहीं होगी तो फॉल्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके दो हो गए, एक इज और एक इज नॉट। बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं, एंड और नॉट। ये दो कंडीशंस को जोड़ने के काम आते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू दे रही है, दूसरी कंडीशन ट्रू दे रही है, तभी आगे बढ़ेंगे तो एंड ऑपरेटर काम आएगा। एक कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स दे रही है तो आगे नहीं बढ़ेंगे अगर एंड ऑपरेटर लगाया है तो। अगर एक ट्रू एक फॉल्स, कोई सी भी एक ट्रू एक फॉल्स हो जाए तो और ऑपरेटर हमारा आगे बढ़ जाएगा। दोनों फॉल्स होने पे और ऑपरेटर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम जब आगे पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे अच्छे से। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? ये बिट्स पे काम करते हैं। ऊपर वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं कंप्लीट वैल्यूज पे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर उन वैल्यूज को पहले बिट में बदलेगा, मतलब बिट में बदलते हैं अंदर से, और फिर उन बिट्स पर काम करते हैं, बिट टू बिट काम करते हैं। दीज आर आवर बिटवाइज ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन। अगर कोई लिस्ट दी है, मान लीजिए आपकी क्लास है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सम वैल्यूज, collection of some students. If I am saying that Ramesh is in this class, तो अगर ये ट्रू है, अगर रमेश उधर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर रमेश उधर नहीं है तो ट्रू सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। इसको भी हम लोग अभी आगे सीखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं, जो हमारे ये चार नहीं बहुत सारे तरीके के हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अब देखो डिवीजन के तीन यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तीन सॉरी अलग अलग टाइप के दिए हैं। ये वाला क्या करेगा? आपको फ्रैक्शन रिटर्न करेगा। मतलब 13 में आप 2 का भाग दे रहे हैं तो 6.5 दे रहे हैं। लेकिन अगर इसमें देखें, आप 13 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 6.5 दे रहा है। अगर आप डबल स्लैश लगाते हैं तो ये सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा, मतलब 6.5 में से सिर्फ 6। और यू कैन से इट विल रिटर्न ओनली द क्वोशंट पार्ट, भागफल देगा आपको बस। और जो परसेंटेज का साइन है, इट विल ऑलवेज रिटर्न यू द रिमाइंडर, शेषफल। या आपको जो शेषफल बचता है वो देता है। तो 13 में 2 का भाग लगाने पर शेषफल बचता है 1, तो वही ये रिटर्न करेगा। और जो डबल स्टार है आपका, ये यहाँ पर एक नए प्रकार का ऑपरेटर है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी ये पावर के रूप में आपको देगा। अगर आप लिखते हैं 2 स्टार स्टार 3, इट मींस इट विल रिटर्न 8। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 को ये रेफर करता है, डबल स्टार। फाइन। तो इसको प्रैक्टिकल करके क्या देखना है, चलिए एक बार देख ही लेते हैं। क्यों उसको भी हम पीछे छोड़े, जब सारे प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 13/3, इट विल गिव 4.3.3। अगर मैं लिखता हूं 13 डबल स्लैश, क्योंकि प्लस तो प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन तो आपको समझ में आता है, इसका मतलब हो जाएगा इट विल गिव ओनली 4। और अगर मैं 13% लिखता हूं तो ये आपको सिर्फ रिमाइंडर देगा, और रिमाइंडर आएगा 1 क्यों आएगा? क्योंकि 13 में आप 3 का भाग लगाइए, 4 बार चला जाएगा और बचेगा शेषफल 1, तो 1 रिटर्न कर दिया। हाँ, अब ये 2 स्टार स्टार 4 देख लीजिए, तो ये आपको देगा 16, 2 की घात 4, 2 की पावर 4। ठीक है। तो नाउ कम टू असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देयर शॉर्ट हैंड्स। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑपरेटर, इक्वल का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। इट विल असाइन 10 to a। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ पर चलिए ये ताकि आपको समझ में आ जाए कि जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू, मैंने 10 लिखा। अब नाउ मैं करने जा रहा हूँ a इक्वल टू a प्लस 10, अगेन a प्लस 5 करने जा रहा हूँ। तो अब a में कितना आ जाएगा हमारा? 15 आ जाएगा। ये देखिए, अब अगर मैं इस a इक्वल टू a प्लस 5 को थोड़े से शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूं तो a प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा a की करंट वैल्यू में ये 5 जोड़ देगा। मींस इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। नाउ इट विल बी हाउ मच? 20, क्योंकि a को मैं बदल चुका हूं, 15 हो चुका है। अब 15 में 5 जोड़ेगा तो ये 20 देगा। नाउ a इज 20। तो ये शॉर्ट हैंड होता है। तो ये शॉर्ट हैंड सिर्फ प्लस पे नहीं, सभी पे काम करता है। प्लस के लिए, माइनस के लिए, स्टार के लिए, स्लैश के लिए, डबल स्लैश के लिए, परसेंटेज के लिए और स्टार स्टार के लिए भी काम करेगा ये। इसका मतलब हुआ कि ए पर ये 5 की पावर चढ़ा रहा है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो आपके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। ऑपरेटर्स आपके 6 हैं, तो इनके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। ये a लेस देन b का मतलब अगर a में वैल्यू छोटी हुई b से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा।
तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर देखिए, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखाया था कि यहां पर देखिए इज ऑपरेटर क्या कर रहा है, इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5 देन a इज b विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ऐसे ही हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, ये देखिए। और इस तरीके से अगर a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5 है, अगर मैंने a इज नॉट b लगाया तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर a b में वैल्यू अलग होती तो ये रिटर्न करता ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर आपके तीन हो गए। एंड ऑपरेटर जो दो कंडीशंस को आपस में जोड़ने के काम आती है। दो कंडीशंस मींस लेस देन इक्वल टू वाले जो आपके एक्सप्रेशन है, इनको आपस में दो को कंबाइन करने के लिए प्रयोग होता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी एंड के केस में तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स देगा। और अगर हम और लगा रहे हैं तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाने पर ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ऐसे हमारा जो नॉट ऑपरेटर होता है, तो जिस एक्सप्रेशन को ट्रू मिल रहा होगा उसको फॉल्स कर देगा और जिसको फॉल्स मिल रहा होगा उसको ट्रू कर देगा। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली सारे ऑपरेटर्स के लिए लेफ्ट टू राइट चलता है। इसमें आप देखिए ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, पहले 7 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 का डिवीजन होगा, फिर जो कुछ भी आएगा उसमें 2 का डिवीजन होगा लेकिन सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा, तो ये आपको देगा 5। कैलकुलेट करके देख लीजिए, इस तरफ से चल रहा है कैलकुलेशन, इस तरफ से। इसमें क्या हो रहा है, ये पावर लग रही है, पावर हमेशा उल्टी चलेगी। पहले ये 3 की पावर 2 चढ़ाएगा यानी 9 आ जाएगा, फिर ये 3 की पावर 9 देगा, तब ये कैलकुलेट होगा। दिस इज द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। सिर्फ ये एक्सपोनेंट वाले ऑपरेटर को छोड़ के ये लेफ्ट टू राइट चलता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब भी हम ऑपरेंड्स और ऑपरेटर को मिलाकर कुछ एक सिंटेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये रहा रिलेशनल एक्सप्रेशन आपका, ये हुआ। और ये आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ जहां पर हमने दो कंडीशंस लिखी और बीच में एक एंड ऑपरेटर लगा दिया या और ऑपरेटर लगा दिया। और जो आपके स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हैं वो डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर जाते हैं, उनको अगर आप जोड़ना चाहें तो इस तरीके से प्लस लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप कास्टिंग की, तो जो अभी तक हम प्रोग्राम बनाकर देखते चले आए हैं, इसके पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे, तो उसमें देखिए यहाँ पर ए हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, जबकि 4 हम इस पे दे रहे हैं, है ना, डबल कोट्स में दे रहे हैं, तो हमारा ये ए है वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। उसको आपको चेंज करना होगा इंटीजर में, तो आपको इंट नाम से एक फंक्शन है उसमें ए को पास कर देना है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। इस तरीके से हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। तो इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए इंट फंक्शन, फ्लोट के लिए फ्लोट, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग और बूलियन के लिए बूल नाम से फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि हम लोग समय समय पर यूज करते रहेंगे। फिर बात आती है इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग पाइथन में। पाइथन में इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज इनपुट, और ये हमेशा बाय डिफॉल्ट आपसे स्ट्रिंग में इनपुट लेगा। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो इनपुट तो फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन उस इनपुट फंक्शन को आपको देना पड़ेगा इंट नाम के फंक्शन के अंदर, तब वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर रेडियस में आएगा। ऐसे ही आपको इनपुट लेना है। अगर फ्लोट में करना है तो हमको यहाँ फ्लोट लिखना पड़ेगा, अगर कॉम्प्लेक्स में लेना है तो हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करके लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इनपुट लेते हैं अपने पाइथन के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग अपने डेटा को हैंडल करते हैं पाइथन में। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए और वीडियोस भी चाहिए आपको पाइथन से रिलेटेड, तो आपको इस ब्लॉग को विजिट करना पड़ेगा। इस ब्लॉग में मैंने क्लास वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो लिंक्स और नोट्स, बाइलिंगुअल, हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल हैं। आप इस पर जाइए और आपको सारा मटेरियल आपको एक ही जगह कलेक्शन में मिल जाएगा, जितना मैंने और नेहा मैम ने तैयार किया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार विजिट करिए। पाइथन को आप, इस पाइथन ट्रेंड्स चैनल को आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करिए, लोगों में बांट सकते हैं बांटिए, ताकि लोगों को फ्री में पाइथन सीखने को मिल जाए। और कंप्यूटर साइंस 11th और आईपी जो सब्जेक्ट है इनके लिए ट्यूटोरियल मिल जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा। अगले वीडियो तक के लिए हम फिर से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है संजीव, धन्यवाद।